अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने बीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स 2017 के पेपर्स का सलूशन स्टार्ट किया हुआ है। इस सिलसिले में मैंने दो वीडियोस आप लोगों को पहले बना के दी हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 से 5 और 6 से 13 तक क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, इसमें कहा जा रहा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस ए है एंड जो इसका मास है वो अबाउट अ डायमीटर ये दिया गया है। अब हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम इसका प्रूफ करेंगे वो काफ़ी लेंथी है, टाइम वेस्ट होगा। आप लोगों ने इनके फार्मूले याद रखने हैं कि ये फर्स्ट जो फार्मूला है ये किसका होता है, सिलेंडर का। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम सिलेंडर का निकालते हैं, या इसमें आप याद रखिएगा डिस्क का भी निकाला जाए तो यही होता है। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर और डिस्क के लिए हमारा क्या होगा, इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 1/2 ma² होगा। अगर 1/3 आ जाता है तो फिर आपने याद रखना है ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए होता है, रॉड के लिए। और ये भी याद रखिएगा अबाउट एक्सिस होता है और परपेंडिकुलर टू लेंथ होता है, क्योंकि सेंटर के लिए और फार्मूले होते हैं और डायमीटर लेंथ इनके लिए सबके लिए चेंज है। अगर कैपिटल एम a² आ जाता है हमारे पास तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुक का होता है। अब 2/5 ma² ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के लिए होता है। जो कि हमें देखें बताया भी गया है, और इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन ये होगा। अच्छा, इसमें एक और बात भी याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2 यहाँ पर 2/5 है। अगर यहाँ पर 3/5 आ जाए और ma² हो तो देखिए ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर ऑफ अबाउट डायमीटर है, और अगर अबाउट सेंटर हो सॉलिड स्फीयर तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लें। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं, आप इजीली अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आता है तो टिक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स बी नॉन जीरो कांस्टेंट्स देन द पाथ डिस्क्राइब द पार्टिकल्स इज। अब हमने ये चेक करना है, इसकी हमें दो तरह की वेलोसिटीज दे दी गई है, रेडियल और ट्रांसवर्स। ये भी मैकेनिक्स का आपका क्वेश्चन है और हमें बताना है कि इन चारों में से ये कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको रेडियल कंपोनेंट पता है, हम उसे VR से डिनोट करते हैं। और मैंने इसको A क्यों लिख लिया है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में बता दिया गया है रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं, इसलिए मैंने इसको A और ट्रांसवर्स कंपोनेंट को B का नाम दे दिया। अब रेडियल VR हमारे पास क्या होता है, R डॉट के इक्वल होता है, और इसी तरह आपको ट्रांसवर्स कंपोनेंट का पता हो वो क्या होता है, R थीटा डॉट के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dr/d इज इक्वल टू ए। यहाँ से अगर हम R की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो कैसे की जा सकती है, वो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करते हैं, और जब यहाँ पर डॉट आ जाता है तो हम थीटा नहीं लिखते बल्कि क्या होता है, टी आता है विद रिस्पेक्ट टू टी। ये याद रखिएगा, प्राइम हो फिर हम कोई और वेरिएबल लेते हैं, जब डॉट आ जाए इनमें तो वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टी ही हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे। अब देखें डी टी इस तरफ ले आए, यहाँ से आर की वैल्यू हमें चाहिए, और दोनों तरफ हम अगर इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास ए बाहर आ रहा है और 1 का इंटेग्रल टी, और साथ यहाँ पे कांस्टेंट, मैं यहाँ सी लिख लेता हूँ क्योंकि हमने बी कांस्टेंट फर्ज किया हुआ है। ये आर की वैल्यू भी आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हम आर की जगह पर ये लिख सकते हैं थीटा डॉट इज इक्वल टू बी। अब यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखें थीटा इज इक्वल टू, ये टर्म हम इधर ले आएंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं,
तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम इसको थीटा डॉट की वैल्यू आ गई, अगर हमें थीटा चाहिए तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब थीटा डॉट क्या होता है, डी थीटा ओवर डी टी, क्योंकि इसके ऊपर भी डॉट है। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं और हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन वाले टर्म इसको लिख लेते हैं 1 AT प्लस सी डी टी। यहाँ से अगर इंटेग्रल लें थीटा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको नेचुरल लॉग ऑफ AT प्लस, और इसमें अगर हम इसका डेरिवेटिव इस पर डिवाइड करें तो वो हमारे पास ए बन रहा है। तो हमारे पास क्या आ गई है, थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ए को देखें हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहा है। अब यहाँ पे कांस्टेंट हम डी ले लेते हैं, क्योंकि सी भी हमारे पास आया हुआ है, तो हम डी के, अब हम इससे मज़ीद अगर AT प्लस सी की वैल्यू देखें, वो हमारे पास क्या है, आर के इक्वल है। हम इसकी जगह पर आर लिख सकते हैं, और यहाँ पर ए थीटा आ गया। अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं तो देखें यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकालनी है, तो हमारे पास ये रकम इधर ले आते हैं, माइनस होगी, और बी भी इस तरफ ले आते हैं, डिवाइड होगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ आर जो है वो ए थीटा माइनस ए डी ओवर बी के इक्वल आ रहा है। अब लॉग हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, हमें प्रॉपर्टी का पता है, ई में ये चेंज हो जाता है। अब इन दोनों को अलग अलग लिख लें, ए थीटा ओवर बी माइनस ए डी ओवर बी। अब यहाँ पे आपने और करना है कि यहाँ पे ए डी ओवर बी कॉन्स्टेंट है, अगर हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, माइनस ए डी ओवर बी, इसको अलग कर लें कांस्टेंट, और इसमें थीटा इसलिए यहाँ पे ये वेरिएबल फॉर्म है, इसको हम किसी कांस्टेंट के इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की पावर अगर हम कोई कांस्टेंट लेते हैं कांस्टेंट ही आंसर आएगा। ये हमारे पास आंसर आ रहा है आर का, और आर अगर इस फॉर्म में आ जाए ई की पावर थीटा फॉर्म में, तो आपको पता है वो स्फेरल की इक्वेशन होती है। अब एलिप्स की कौन सी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर वो आ जाए तो फिर आप उस पर भी टिक कर सकें। वो इस फॉर्म में होगी 1 प्लस ई कॉस थीटा। अगर आर इज इक्वल टू पी ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा की फॉर्म में हो तो एलिप्स की इक्वेशन होगी। सर्कल की आपको पता है पैरामीट्रिक फॉर्म में x इज इक्वल टू हम लिखते हैं ए कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू लिख देते हैं ए साइन थीटा, इस फॉर्म में होती हैं। और नन यहाँ पर दिया गया, तो हमारे पास क्योंकि ये फॉर्म भर रही है स्पाइरल की, तो हम इस ऑप्शन को ही टिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम डिस्कस करते हैं। द पाथ डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल मूविंग द जीरो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उन्होंने जीरो दिया हुआ है। तो अब देखें अगर किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी भी अगर जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो यहाँ से हमें क्या बात सीखने की मिलती है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वो रेस्ट की हालत में, अगर वो रेस्ट की हालत में फंस गए, अगर वो इस पॉइंट पे है और अभी उसने अपनी जो मूविंग है वो स्टार्ट ही नहीं की, यहाँ पे बताया जा रहा है विद जीरो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो अभी इसी पॉइंट पे ही है, तो इसका मतलब इससे आगे गया नहीं है। तो हम देखें यहाँ लिखा हुआ है सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पॉइंट और नन, तो इस पॉइंट पे अगर खड़ा है तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर फंस गए इसी क्वेश्चन में, वो ये कहता है कि पार्टिकल अराउंड अ सर्कल वो अपनी मूविंग कर रहा है, तो फिर हम ये वाला ऑप्शन करेक्ट करते हैं। या अगर वो कह देता है कि पार्टिकुलर लीनियर वेलोसिटी उसकी है या लीनियर सीधी लाइन में वो हरकत कर रहा है, फिर हम स्ट्रेट लाइन को ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दे दिया गया, पार्टी ऑफ द 4 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट है।
तो इस पर हमें इसके लिए पूरा एक सोल्यूशन करना पड़ेगा। हमें बताया जा रहा है, फर्ज करना है हमारे पास पार्टिकल है और जिसका हमें वेट भी बता दिया गया, यानी मास वो मैंने यहाँ लिख दिया है 4 kg है। अब इसको फ्रीली फॉल किया जा रहा है ग्राउंड पे और हमें इसकी जो हाइट है वो बता दी गई है, वो हमें बताई गई है 4.9 m। अब इसका मोमेंटम ऑफ द बॉडी हमसे पूछा जा रहा है कि जब वो ये पार्टिकल ग्राउंड से टच करता है तो इसका मोमेंटम क्या होगा। तो देखिए हमें जो जो चीज़ें गिवन है वो मैंने लिख ली है। हमारे पास एक तो मास गिवन था वो हमने लिख लिया है। दूसरे नंबर पे अब आपको पता है क्योंकि उन्होंने कहा है ये फ्रीली रेस्ट की हालत में है, इसलिए जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो हम ज़ीरो लेंगे। और इसमें हम जी क्यों ले रहे हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आपको पता है कि ऐसा हो जिसमें हम किसी पार्टिकुलर को हवा के अंदर, एयर के अंदर लेके आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहा है, तो हमारे पास जी आता है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अगर ये ज़मीन की तरफ आ रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर इसके साथ नेगेटिव हम वैल्यू लगाएंगे। अब हाइट भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 4.9। अब मोमेंटम फाइंड करना है, तो मोमेंटम का सबसे पहले हमें फार्मूला आना चाहिए, वो क्या होता है, P = mv। अब इस क्वेश्चन में हमें m तो गिवन है लेकिन v नहीं दिया गया, वो हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड से। तो वो क्या होती है, 2a g होती है। यहाँ पर a की बजाय हम g लिख रहे हैं, g और h की वैल्यूज पुट कर दें, vf हम वैसे लिख लेंगे और vi की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। यहाँ से v की वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और हम अंडर रूट लेते हैं, v की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस वैल्यू में पुट कर देते हैं। देखिए 4 हमें जो इसका मास दे दिया गया वो 4 है और v हमारे पास 9.8 आ गया। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन रहा है। तो ये आप करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं, 9.2 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम डिस्कस करते हैं, द एस्केप ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय। अगर आपके पास अर्थ है और उन्होंने बताया कि एक पार्टिकल है जो इसको एस्केप कर रहा है यानी छोड़ रहा है, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो आप लोगों ने याद रखना है, 2gm/r अंडर रूट। ये हमारे पास इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला है। तो वो देखें यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब हम नन को सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल मोशन है जिसकी वैल्यू आप लोग याद रखें 6.67 × 10⁻11 होती है, ये जी की वैल्यू होती है। इसी तरह एम जो है, एम से मुराद यहाँ पे मास है जो हमारे पास पार्टिकल्स का वज़न है, और इसी तरह जो आर है वो हमारे पास क्या होगा, जो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस हमारे पास इससे लिया गया ओरिजिन से यानी सेंटर से, ये हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। इफ़ एफ इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन, आर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है और म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे आप लॉ ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे, वो भी हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के मैकेनिक्स में से उठाए गए। तो वो क्या होता था, जो एफ होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता था। जब हम इसको इसके इक्वल लिखते थे तो साथ लिखते थे म्यू आर। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये है, बाकी आप ऑप्शन देखें तो वो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है पावर सेट ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट इज। हमने बताना है कि अगर जो पावर सेट होता है, पावर सेट आपको पता है किसी भी सेट के जिसमें तमाम सबसेट्स मौजूद होते हैं, जब हम उसकी, अब हमने ये बताना है ये स्मॉलेस्ट होगी लार्जेस्ट होगी। अच्छा एक तो ये यहाँ से ही पता चल रहा है इसमें ऑल सबसेट होते हैं उस सेट के, तो ये सबसे बड़ी होगी। तो जो किसी भी जो टोपोलॉजी होती है पावर सेट की वो लार्जेस्ट होती है।
ये डेफिनेशन आप लोगों ने डिस्क्रीट टोपोलॉजी की भी पढ़ी हुई है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तमाम एलिमेंट्स आ जाते थे, और एक होती थी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, वो सबसे स्मॉलेस्ट होती थी। वो कौन सी थी? वो 5 सेट की जब हम टोपोलॉजी बनाते थे तो वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट होती थी। इसलिए अगर 5 आ जाए तो आप स्मॉलेस्ट लिखेंगे, अगर पावर सेट आता है वो डिस्क्रीट सबसे लार्ज होती है, लार्जेस्ट लिख देंगे। नॉट टोपोलॉजी के लिए अगर वो टोपोलॉजी वाली कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो फिर आप वो लिख देंगे। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि अगर हमारे पास किसी भी सेट में 1 एलिमेंट होगा, जब हम इसकी टोपोलॉजी बनाएंगे तो एक ही सूरत होती है जिसमें डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम आ जाती है। वो कब होती है? जब हमारे पास 1 एलिमेंट होगा, अदरवाइज इनकी टोपोलॉजीज कभी भी सेम नहीं आएंगी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप जैसे कुछ लोग न्यू कमर्स हैं, उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरे आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।